हेलो गाइस, कैसे हैं आप। वेलकम बैक टू लिटरेचर इन्फॉर्मेशन। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्रिटिकल थ्योरी को और उसमें हम डिस्कस करेंगे वाल्टर बेंजामिन को। स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। वाल्टर बेंजामिन लिटरेरी क्रिटिक था और एसेइस्ट था जो 1920s और 30s के प्रोमिनेंट मार्क्सिस्ट थ्योरीज थे, उनमें इनका नाम शुमार होता है। इसकी बायोग्राफी से हमें पता चलता है कि ये 1892 में बर्लिन में पैदा हुआ और इसकी स्टोरी हम लोगों को थोड़ी सी ट्रेजिक वन दिखती है। क्या हुआ था, जिस तरह बाकी थ्योरिस्ट भागे थे जर्मन से, कोई यूरोप चला गया था, कोई अमेरिका चला गया था, तो ये भी भागा। ठीक है, नाज़िस की कब्ज़ा हो गया था फ्रांस पर, तो अब ये भागा लेकिन वहाँ ये पकड़ा गया। उन लोगों ने इसको कैप्चर कर लिया और इसने क्या किया, सुसाइड कमिट कर ली। तो इसकी डेथ कब हुई, 1940 में। नेक्स्ट हमें क्या दिख रहा है कि इसने एक थ्योरी दी, अ मिस्टिकल वैरायटी ऑफ ज्यूइश थियोलॉजी, जिसमें इसने बात की थी कि मैसियानिक डायमेंशन यानी कि सॉल्वेशन जो होता है वो मटेरियल वर्ल्ड के अंदर पॉसिबल नहीं है। जैसे बुद्धाइज़म में हम लोगों को दिखता है कि लोग बिल्कुल कट आउट हो जाते हैं सोसाइटी से, वो मेडिटेशन और प्रेयर्स वगैरह करते हैं, बिल्कुल सेल्फ डिसिप्लिन बन जाते हैं। किस चीज़ के लिए? क्योंकि उन लोगों ने चीज़ें हासिल करनी होती हैं। तो वो क्या कहता है कि इस तरह की अप्रोच अगर हम लोग देखें, इख्तियार करें, तो ये मटेरियल वर्ल्ड जो आज हम लोगों का चल रहा है, मॉडर्न वर्ल्ड, इसके अंदर पॉसिबल नहीं है। इस तरह चीज़ें हासिल नहीं हो सकती। अच्छा, इन्फ्लुएंस्ड बाय टू स्कूल्स ऑफ मार्क्सिज्म। नंबर 1 कौन सा था? फ्रैंकफर्ट स्कूल। और नंबर 2 कौन सा था? बर्टोल्ट ब्रैकेट। ये एक राइटर है और ये ऐसी थ्योरी बताता था जिससे लोग शॉक हो जाते थे, और वो इस तरह का मॉरल लेसन उसके अंदर देता था कि ताकि लोग अपने लिए खुद आवाज़ उठाएं। इसका वर्क हम लोगों को ट्रैवलॉग्स की फॉर्म में दिखता है। जैसे आज के दौर में लोग वीडियोस बनाते हैं, कहीं पर भी जाते हैं, तो उस वक्त क्या होता था कि ये रिटर्न फॉर्म में इकट्ठा कर लेता था जो कुछ ये देखता था। ये पब्लिक प्लेसेस पर घूमता फिरता था, उसको सेलिब्रेट करता था और फिर उसको रिपोर्ट की फॉर्म में तैयार कर देता था। जैसे आजकल वीडियोस हम लोग शेयर करते हैं कि यहाँ पर ये हो रहा है और यहाँ पे यूँ हो रहा है, तो ये सब कुछ जो देखता था उसको रिटर्न फॉर्म में तैयार करके रिपोर्ट की फॉर्म में रख देता था। इसका मोस्टली काम हमें ऐसे दिखता है जैसे 17th सेंचुरी में प्लेस लिखे जाते थे, ब्रोक मॉर्निंग प्लेस, यानी कि ब्रूटस टाइप, जिनका कोई मकसद नहीं होता था, इलॉजिकल से होते थे, बेजार से होते थे, और सस्पेंस और थ्रिलर तो हम लोगों को उसके अंदर दिखता था, लेकिन उनका कोई मकसद नहीं होता था। जिस तरह इसकी एग्जांपल अगर हम लोग लें तो आम तौर पर हम लोग, ये बहुत कॉमन वर्ड है, हम लोग यूज़ करते हैं कि बस कर दो, मेलोड्रामा ना करो, यानी कि ओवर एक्टिंग ना करो। तो इसका क्या मतलब? ओवर एक्टिंग का मतलब जिसका कोई मकसद ना हो। ठीक है, तो इस तरह का इसका काम था। अब इसका वर्क जो है हम लोगों को फ्रेगमेंट्री फॉर्म में मिलता है, तो इनमें काफ़ी आर्टिकल्स इसके एम्बिगुअस से हैं। जिस बंदे को जो समझ आता था उसके आर्टिकल्स के अंदर, वो उसकी वैसी डेफिनेशन कर लेता था। मतलब कि बहुत ज़्यादा कम्प्लेक्स होता था, बहुत ज़्यादा डीप होता था, और जो भी इसके ऊपर थ्योरी लगाना चाहें हम लगा सकते थे। और ये एक टेक्स्ट की रिचनेस होती है कि आप उसके काफ़ी सारे मतलब निकाल सकते हैं। तो इसके वर्क में बहुत से लोग बहुत से इंटरप्रिटेशंस करते थे। ठीक है, इन पॉलिटिक्स ही फ्रीक्वेंटली फोकसेस ऑन द इश्यूज ऑफ सोवेरियन वायलेंस। ये इसका मेन कंसर्न है और इसी के बारे में ये बार बार जिक्र करता है। He seeks to design a materialistic alternative to religious redemption and profane power struggle. वो एक डिज़ाइन पैटर्न या लॉजिक ढूंढता है इस रिलीजियस पैटर्न के मुकाबले में, इस मटेरियल वर्क के। जैसे वो बुद्धाइस्ट थे, वो क्या कहते थे कि रिडेम्पशन से निजात मिल जाएगी। ये एक तरफ इन लोगों की बात करता है कि वो मेडिटेशन के थ्रू और प्रेयर्स के थ्रू अपना वो लोग पीस ऑफ माइंड ढूंढते थे। वो लोग क्या करते हैं, रिडम्पशन का रास्ता दिखाते थे। और उसके अल्टरनेटिव में अगर हम लोग देखें तो ये मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में ऐसे तरीके ढूंढता था जिनमें वो कामयाब हो सके और वो पीस ऑफ माइंड ढूंढ सके, क्योंकि इसका खुद कोई दीन नहीं था, ये किसी दीन को नहीं मानता था। ही पोर्ट्रेज कैपिटलिज्म एंड द स्टेट एज ए रिलीजियस और मेटाफिजिकल सिस्टम बेस्ड ऑन फेट एंड गिल्ट। इसने कैपिटलिस्ट सिस्टम को ऐसे पोर्ट्रे किया कि वो फेट और गिल्ट पर बिल्ट हैं। ये कहा जाता है कि किस्मत में ऐसा था तो इसलिए ऐसा हो गया। अब क्या होता है कि शहरियों में गिल्ट पैदा कर दी जाती है। वो कहता है कि आप ऐसे मॉरल ऑब्लिगेशंस अपने लिए तो रख सकते हैं, लेकिन जो अथॉरिटेरियन सिस्टम है उसका कोई हक नहीं बनता कि वो इस तरीके से लोगों को गिल्ट के अंदर मुब्तला कर दे।
जब खुद बंदा ठीक नहीं है तो दूसरों को क्यों गिल्ट के अंदर आप लोग डाल रहे हैं। मेन पॉइंट इसका मार्क्सिज्म था। मेन इंटरेस्ट इज़ इन क्लेमिंग एक्सप्रेसिव इमोशंस फॉर द रेवोल्यूशन। और इसका मेन इंटरेस्ट ये है कि आप रेवोल्यूशन लाने के लिए इमोशंस का फुल एक्सप्रेशन दें। वन ऑफ द फाउंडर्स ऑफ कल्चरल स्टडीज़ जो है वो सोशल साइंस की एक अहम ब्रांच है और इसको शुरू करने वालों में बेंजामिन का नाम भी शामिल था और ये बहुत मशहूर है इसके अंदर। अब वो क्या कहता है कि हिज व्यू दैट द स्टडी ऑफ कल्चर शुड नॉट फोकस मेनली ऑन ग्रेट वर्क्स। इम्पोर्टेंट थिंग इज़ इन अंडरस्टैंडिंग द हिस्ट्री एंड पॉलिटिक्स ऑफ कल्चर। वो कहता है कि जो कल्चर स्टडी है वो किसी कल्चर के ग्रेट वर्क्स पर बस फोकस ना करे, कुछ चीज़ें मिसिंग भी हो सकती हैं उसके अंदर कि किसी दौर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। ठीक है, वो क्या कहता है कि आम जो छोटी छोटी चीज़ें होती हैं उनसे भी अंदाज़ा लगाया जा सकता है वर्क के अंदर, उनके ऊपर भी फोकस करना चाहिए, सिर्फ बड़े वर्क्स पर नहीं फोकस करना चाहिए। ये उसका मेन मोटिव था कल्चरल स्टडी के अंदर कि बड़े वर्क्स पर फोकस ना किया जाए, आम चीज़ों पर भी गौर किया जाए। द ओरिजिन ऑफ जर्मन ट्रेजिक ड्रामा, ये क्या था? ये पहला इसका वर्क था जो हम लोगों को बुक फॉर्म में कंपाइल हुआ मिला, क्योंकि हम लोगों ने क्या पढ़ा, इसका काफ़ी वर्क जो था वो फ्रेगमेंट्री फॉर्म में था, यानी कि टुकड़े टुकड़े में था। पहले इसने एक थॉट से शुरू किया, फिर उसको छोड़ दिया, फिर दूसरी थॉट से शुरू किया, फिर उसको छोड़ दिया, और फिर इसके डेथ के बाद लोगों ने, डिफरेंट स्कॉलर्स ने इसके काम को इकट्ठा किया और कंपाइल किया, और ये एक वाहिद बुक थी या एक इसका वाहिद ये वर्क था जो हम लोगों को कंपाइल फॉर्म में, बुक की फॉर्म में मिला था, फ्रेगमेंट्री फॉर्म में नहीं मिला था। ठीक है, और ये क्या था, ये एक थीसिस टाइप था इसका, ये एक प्रपोजल टाइप था इसका, लेकिन इस काम में इसको फेलियर का सामना करना पड़ा क्योंकि इस काम की किसी को समझ ही नहीं आई थी। ठीक है, इसने अपने इस वर्क के अंदर क्या बताया था कि 16th और 17th सेंचुरी के जो फेमस राइटर्स थे जैसे शेक्सपियर है, उनके ऊपर इसने काम नहीं किया था। इसने आम जो इन्फीरियर राइटर्स थे जिनका इतना नाम नहीं था उनके ऊपर काम किया, क्योंकि इसकी सोच क्या थी कि इन्फीरियर जो बंदे हैं उनको भी हकूक़ मिलने चाहिए उनके, और उनको भी कंसिडर करना चाहिए सोसाइटी का हिस्सा, सिर्फ जो फेमस लोग हैं उनको नहीं। बेसिकली ये इसके डेमोक्रेटिक माइंड का एक स्टार्ट था। इसका कंसर्न क्या था कि हम लोगों ने क्वालिटी नहीं देखनी वर्क की, हम लोगों ने देखना है कि वो कन्वे क्या कर रहा है, वो मैसेज क्या दे रहा है और वो कह क्या रहा है। ठीक है, रियलिस्ट थ्योरी के ऊपर बात करता है कि आप एक्चुअल वजह ढूंढो कि माशरे में बिगाड़ की वजह क्या है। वो कहता है रियलिस्टिक होकर सोचो। फॉर एग्जांपल, दुनिया से ग्लोबल वार्मिंग ख़त्म करनी है तो आप दुआएं करने बैठ जाएंगे, ऐसे करेंगे? ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ख़त्म होगी? दुआएं भी करनी होती हैं लेकिन उसके अंदर कोई अमली काम भी करना होता है। अब जब आप मस्जिदों में जिधर जाएंगे नमाज़ें पढ़ने, दुआ करने, तो जिन गाड़ियों में जाएंगे तो वो धुआं तो ऐसे ही छोड़ती रहेंगी, तो ऐसे दुआएं मांगेंगे, आप तो कहेंगे हम तो दुआएं मांग रहे हैं, नमाज़ें पढ़ रहे हैं, तो ग्लोबल वार्मिंग अभी तक ख़त्म क्यों नहीं हो रही? तो ये एब्स्ट्रैक्ट फ़िलॉसफीज़ जो हैं उसमें आप फंस चुके हैं। मकसद कहने का ये है कि आप प्रैक्टिकली भी सोचें कि दुनिया के जो मसाइल हैं उनका सेटअप भी करें। ज़रूरी नहीं है कि वो गुनाहों का नतीजा है और सिर्फ दुआओं से आप अपनी हालत दुरुस्त कर लेंगे। कुछ ऐसे काम होते हैं जिन पर अमल करना होता है, और इस दुनिया में ऐसे ही चलना है निज़ाम कि आपने अगर एक गलत काम किया उसकी माफ़ी तो मांगें, साथ उसको अमली तौर पर ठीक भी करें। ग्लोबल वार्मिंग ऐसे ठीक नहीं होगी कि पूरी दुनिया मुसलमान भी हो जाए, मोमिन हो जाए, दुआएं मांगे, तो ऐसे तो ग्लोबल वार्मिंग ठीक नहीं होगी, बल्कि अमली तौर पर भी काम करना होगा। कोई रिफाइनरी, पेट्रोल, डीज़ल, फैक्ट्रीज़, गैसेस, इनका हल निकालना होगा कि कम से कम सोल्यूशन वाले सोर्सेज यूज़ करें और इस दुनिया में ग्लोबल वार्मिंग का लेवल कम करें। ये प्रैक्टिकल चीज़ें हैं जिससे ग्लोबल वार्मिंग कम होगी। ठीक है, ये रियलिस्टिक थ्योरी ये दे रहा है। He argues that there is a relationship between Baroque and Protestant disconnection of worldly action from salvation. वो कहता है कि बुराक और प्रोटेस्टेंट का रिलेशनशिप है आपस में, क्योंकि दोनों डिस्कनेक्शन चाहते हैं किससे? वर्ल्डली एक्शन फ्रॉम सल्वेशन से। प्रोटेस्टेंट वाले क्या कहते थे कि खुदा के साथ कनेक्शन जो है, जो लिंक है, वो डायरेक्ट भी बनाया जा सकता है इंसान का, उसको किसी पादरी को बीच में लाने की ज़रूरत नहीं है। जबकि कैथोलिक वाले क्या कहते थे कि खुदा से लिंक बनाने के लिए पादरी को बीच में लाना ज़रूरी है।
बहरहाल यहाँ पे बात क्या हो रही है कि प्रोटेस्टेंट और बोराक जो थे ये दोनों सेम थे, वो ये बात कर रहा है। और फिर वो कहता है कि वो डिस्कनेक्शन चाहते थे कि रियलिटी रियलिस्टिक होकर सोचा जाए, इस तरह की चीज़ें नहीं सोची जाए, और इस डिस्कनेक्शन की वजह से लोग डिप्रेशन में चले गए। ठीक है। बेंजामिन एडवोकेट्स अ मेथड विच लेक्स एन अनइंटरप्टेड पर्पसफुल स्ट्रक्चर। अब इसको ऐसे समझें कि अनइंटरप्टेड पर्पसफुल स्ट्रक्चर, इसकी राइटिंग में इस चीज़ की कमी थी। ठीक है। वो क्या कहते हैं, इसका क्या मतलब है, अनइंटरप्टेड यानी कि जिसमें बार बार इंटरप्ट ना किया जाए। ये ऐसा स्ट्रक्चर था जिसमें बार बार इंटरप्ट ना किया जाए, उस स्ट्रक्चर का पर्पस नज़र आए। ठीक है। ये इसकी थ्योरी में नहीं मिलता हमें, इट इज़ लेकिंग। अब हम लोगों को इसकी राइटिंग के अंदर मॉडर्न इश्यूज़ भी दिखते हैं, ये मॉडर्न इश्यूज़ के ऊपर भी बात करता है। इसके अंदर क्या है कि एक ही चीज़ को नए नए तरीक़ों से सोचना, ये क्या होता है, मॉडर्न लोगों का काम होता है, क्योंकि मॉडर्न लोग होते हैं अनकन्वेंशनल, वो मॉडर्न थिंकिंग करते हैं। तो ये इस किस्म की चीज़ के ऊपर बात करता है। अकॉर्डिंग टू बेंजामिन, साइंस इज़ एन accumulation of knowledge claims. Its purpose is therefore analysis rather than representation. यानी कि साइंस क्या है इसके नज़दीक, वो accumulation of knowledge claims है, इसका मजमुआ है, और इसका पर्पस क्या है हमारे पास, एनालिसिस करना, ना कि रिप्रेजेंट करना। आपको पहले से कोई चीज़ दे देना और फिर आगे उस पर चलना। Accumulation of knowledge is useful, but Benjamin criticized those who see it as grasping the truth. अब ये जो accumulation of knowledge है वो यूज़फुल तो है, लेकिन क्रिटिसाइज़ करता है बेंजामिन उन लोगों को जो कहते हैं कि ये टोटल सच है। साइंस जो है ये सच को जानने की कोशिशों का नाम है, लेकिन इस पर 100% श्योर होकर बैठ जाना और कहें कि इसके अलावा कोई सच ही नहीं है, तो ये साइंटिफिक अप्रोच नहीं है। साइंस कहती ही वो है जिसको झुटलाने की गुंजाइश मौजूद हो। इसको अकुमुलेशन ऑफ नॉलेज के थ्रू नहीं लिया जा सकता, इसको ज़रूरत होती है फ़िलॉसफी की। ये एक ऐसे कॉन्सेप्ट्स बनाती है जो मुख्तलिफ़ फिनोमेना को इकट्ठा करती है। इंडक्टिव थ्योरीज़ की बात हो रही है कि लोग जो हैं इस पर फिर शक करते हैं इंडक्टिव मेथड्स के ऊपर। डिडक्टिव अप्रोचेज आल्सो क्रिटिसाइज्ड बिकॉज दे अज्यूम अ लॉजिकल क्वांटियम अमंग आइडियाज़। अब यहाँ पर किस चीज़ की बात हो रही है, वो कहते हैं ये पुराना तरीका था कि इसमें लॉजिक के थ्रू किसी नतीजे पर पहुँचना, यही वो चीज़ है जो मज़हब में मुख्तलिफ़ चीज़ें पैदा करती है। हर बंदा अपना पॉइंट ऑफ व्यू बता रहा होता है, तो इस पुराने तरीके से वो इख्तलाफ करता है, इसको वो क्रिटिसाइज़ करता है। और जो न्यू साइंटिफिक अप्रोच है ये उसके हक़ में है, ये कहता है उस तरीके को अपनाया जाए। एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ, ये एक्सपीरियंस ऑफ ट्रुथ की बात करता है, कहता है कि वो आइडियाज़ पर बिल्ट होते हैं। वो कहता है आइडियाज़ कॉन्सेप्ट की तरह नहीं होते, आइडिया एक सिंबल की तरह होता है, और हर आइडिया पूरे वर्ल्ड का एक इमेज होता है। इसके बाद वो कहता है कि इंटेलिजिबल वर्ड जो है वो डिपेंड करता है प्योर आइडिया पर, जो एक दूसरे से मुख्तलिफ होते हैं और हारमोनियस रिलेशनशिप में पाए जाते हैं। हारमोनियस रिलेशनशिप कौन से होते हैं, यानी कि पीसफुल फ्रेंडली टाइप, और इस रिलेशनशिप की परसेप्शन को वो क्या कहता है, ट्रुथ। अब वो क्या कहता है कि कल्चर को उसके ओरिजिन में ऑब्जर्व करना चाहिए, कल्चर शुड बी ऑब्जर्व इन इट्स ओरिजिन। वो कहता है कि जॉनरा या वर्क ओरिजिनल होगा तो न्यू डिटर्मिनेशन या न्यू आइडियाज़ देगा। ठीक है, इसलिए कल्चर को ऑब्जर्व करना चाहिए उसके ओरिजिन के अंदर। अटेम्प्ट टू परसीव द बिकमिंग ऑफ फिनोमिना इन देयर बीइंग। अब वो क्या कहता है कि ओरिजिन्स हमें किसी भी वर्क में डायरेक्टली नहीं दिखेंगे, वो हमें हिस्ट्री में दिखेंगे। इसकी फ़िलॉसफी क्या है कि द बिकमिंग ऑफ फिनोमिना इन देयर बीइंग। ओवरऑल हमने क्या देखा कि बेंजामिन आइडिया की बात करता है, एक्सपीरियंस ऑफ ट्रूथ की बात करता है, कल्चर की बात करता है, मॉडर्न इश्यूज़ पर बात करता है, कैपिटलिज्म और मार्क्सिज्म पर भी बात करता है, और ये क्रिटिसाइज़ करता है उन लोगों को जो साइंस की कही हुई बात को सच समझ लेते हैं। और एंड पर क्या फ़िलॉसफी दे के गया हम लोगों को कि अटेम्प्ट टू परसीव करना सीखें द बिकमिंग ऑफ फिनोमिना इन देयर बीइंग। उम्मीद है आपको लेक्चर की समझ आई होगी। यहाँ तक था आज का हमारा लेक्चर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।